हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड है आपका लॉ ऑफ क्राइम सेकंड, जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से भी जानते हैं और इसको शॉर्ट में सीआरपीसी बोलते हैं। तो आपको आज की इस वीडियो में लॉ ऑफ क्राइम सेकंड से रिलेटेड 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? धारा 11 के परंतुक के अंतर्गत राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष सेशन न्यायालय किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है, परंतु यह किसके परामर्श से? ए ऑप्शन में कहा उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन में राज्यपाल, सी ऑप्शन में बार काउंसिल और डी ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए में टिक लगा लीजिए, उच्च न्यायालय से परामर्श लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि राज्य सरकार इसी प्रकार किसी स्थानीय क्षेत्र में विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में या सामान्य मामलों के संबंध में प्रथम और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अनेक न्यायालयों को स्थापित करेगी। यह उपबंध उत्तर प्रदेश में प्रभावी कब से हुआ? ए ऑप्शन में कहा है 30/4/1976, बी ऑप्शन में कहा है 30/5/1976, सी ऑप्शन में कहा गया है 30/3/1976 और डी ऑप्शन में है 30/2/1976। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए में आप टिक लगा लीजिए, 30/4/1976, 30/4/1976। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में 1984 के संशोधन के पश्चात जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद रिक्त हो या अपने कर्तव्यों के पालन में अस्वस्थता, अनुपस्थिति या अन्यथा द्वारा असमर्थ है, वहां उस स्थान पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यों को निपटाएगा। कौन निपटाएगा भाई? ए ऑप्शन में कहा है अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी ऑप्शन में कहा है अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से वरिष्ठतम और उसकी अनुपस्थिति में, सी ऑप्शन में जिला मजिस्ट्रेट और उसकी अनुपस्थिति में, और डी ऑप्शन में वरिष्ठतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट, और ई ऑप्शन में उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यों को निपटाएगा वो वरिष्ठतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वरिष्ठतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यों को निपटाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में क्या सही है? ए ऑप्शन में कहा है केंद्रीय या राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों या विशेष वर्ग के संबंध में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है।
बी ऑप्शन में परंतु ऐसी कोई शक्ति तब तक नहीं प्रदान की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसा अहर्ता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें। सी ऑप्शन में कहा है 1 वर्ष में या फिर 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें। डी ऑप्शन में कहा है इसके बारे में उपबंध धारा 13 में दिए गए हैं और ई ऑप्शन में कहा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में जो चीज़ें कही गई हैं वो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में कही गई हैं जो कि सही हैं। तो ई विकल्प आपका बिल्कुल सही है, मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ई में आप टिक लगा लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां धारा 13 के तहत कौन प्रदान कर सकता है? ए ऑप्शन में राज्य सरकार, बी ऑप्शन में उच्च न्यायालय राज्य सरकार के परामर्श से, सी ऑप्शन में राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से और डी ऑप्शन में उच्च न्यायालय। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाई धारा 13 के तहत कौन प्रदान कर सकता है, ठीक है, शक्तियाँ। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उच्च न्यायालय। आप उच्च न्यायालय में टिक लगा लीजिए, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 15, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट CMM और अपर महानगर मजिस्ट्रेट एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धारा 19 किसके अधीनस्थ होंगे? ए ऑप्शन में कहा है सेशन न्यायाधीश, बी ऑप्शन में कहा है उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन में कहा है अपर सेशन न्यायाधीश और डी ऑप्शन में कहा है राज्य सरकार। तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेशन न्यायाधीश। ए में आप टिक लगा लीजिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 6 में, सेशन न्यायाधीश। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दिए गए कूटों का सही क्रम बताइए। ए धारा 11 के सामने 1 नंबर में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए, ठीक है। बी धारा 12 में बताया गया है और उसके सामने 2 नंबर लिखा हुआ है CJM और ACJM आदि। सी में धारा 13 में 3 नंबर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। डी धारा 14 4 नंबर न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। ई धारा 15 5 नंबर न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। अब आपको यहाँ पर सही क्रम लगाना है, ठीक है। तो ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन चुनकर आपको बताना है उत्तर। क्वेश्चन 7 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ए का 1 बिल्कुल सही है जो सीधे में लिखा हुआ है, ठीक है। बी का दूसरा भी सही है, सी तीसरा भी सही है, डी 4 भी सही है और ई 5। मतलब जितने भी जैसे भी क्रम में लिखे हुए हैं वो वैसे सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा धारा 197(1) में स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, इसके अनुसार क्या सत्य है? ए ऑप्शन में कहा है IPC की धारा 166 का
धारा 354, 354 का से घा, 370, 375, 376, 376 का, 376 का, 376 घा या 509 के अधीन अपराध की स्थिति में न्यायाधीश या लोक सेवकों का अभियोजन करने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। बी ऑप्शन में कहा है पूर्व मंजूरी आवश्यक है। सी ऑप्शन में कहा है उच्च न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। डी ऑप्शन में कहा है कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए में टिक लगा लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दंड प्रक्रिया संहिता में कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि दंड प्रक्रिया संहिता में मतलब 1973 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हमें पढ़ना है, आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुल अध्याय 37 हैं और धाराएं 484 हैं, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 अधिनियम संख्यांक 2 का कौन सा उपबंध का नागालैंड राज्य को, खा जनजाति क्षेत्रों को संबद्ध सरकार की अधिसूचना के बिना लागू नहीं किए जाएंगे। ए ऑप्शन में अध्याय 8, बी ऑप्शन में अध्याय 10, सी ऑप्शन में अध्याय 11 और डी ऑप्शन में अध्याय 8, 10 और 11 से भिन्न उपबंध। तो यहाँ पर 10 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अध्याय 8, 10 और 11 से उपबंध। तो 10 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए और आप वीडियो टाइम से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।